भाग 6 है। रुद्रांश सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उधर श्रावणी अभी भी छत पर खड़ी अपने भाई के ऑपरेशन पूरा होने का इंतजार कर रही थी। दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। श्रावणी को लगा कि ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी वह अपनी चिंता को रोक न सकी और नीचे चली गई ताकि वह देख सके कि आरव ठीक है या नहीं। नीचे जाने पर उसने जो देखा, उसे उसका दिल फिर सख्त हो गया, क्योंकि उसे पता चला कि आरव का ऑपरेशन हुए तो काफी समय हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है, लेकिन किसी ने उसे बताने की सहमत नहीं उठाई। श्रावणी यह सुनकर काफी खुश थी कि अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। न जाने किस बात के इस बात की खुशी के किया रहो, ठीक है, या इस बात के दुख में कि उसके परिवार को उसकी भावनाओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आरव को तो अभी होश नहीं आया था। उसके परिवार वाले भी आराम से स्नैक्स खा रहे थे। वह चुपचाप डॉक्टर के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद जब डॉक्टर ने परमिशन दी तो वह अंदर गई। उसने उनसे पूछा कि अब आरव का हाल क्या है। तो डॉक्टर ने जवाब दिया, श्रावणी जी, आप परेशान ना हो, आपका भाई अब बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा, फिर एक एक करके आप सब उनसे मिल सकते हैं। श्रावणी ने जैसे ही यह सुन, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और बाहर निकल गई। लेकिन जब वह आरव के वार्ड के आगे पहुंची तो कामिनी जी अपनी हर रोज जैसी कठोर आवाज में बोली, ए लड़की, यहां क्या कर रही है? तुझे कहा था ना निकल जा यहां से। श्रावणी ने उनकी तरफ देखा और सेमी हुई आवाज में बोली, मैं तो बस आरव को देखने आई थी, चली जाऊंगी अभी यहां से। जब आरव को होश आएगा तभी वापस आऊंगी। सिर्फ 1 मिनट रुकिए। पता नहीं क्यों, लेकिन कामिनी जी इस बात पर भड़क गई। बोली, अब तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुए मुझसे ऐसे बात करने की? श्रावणी ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि अगर आगे वह कुछ बोले भीगी तो कोई उसकी नहीं सुनने वाला। ऊपर से पीछे से राजेंद्र शर्मा की आवाज आई, श्रावणी, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? जब तुम्हें पता है कि कामिनी जी का तुम्हें देखकर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो क्यों आ जाती है उनके सामने बार बार मुंह उठाकर? जाओ यहां से। जब उसको होश आ जाएगा तब अपने आप बुला लेंगे। इस बात पर श्रावणी को ज्यादा बुरा लगा। कम से कम कामिनी जी उसकी सौतेली मां है, लेकिन उसके पापा, वो तो सौतेले न होते हुए भी सौतेलों जैसा बर्ताव करते हैं। उसने एक बार मुड़कर वार्ड के अंदर झांका और हॉस्पिटल की लॉबी की तरफ बढ़ गई, जहां पर वेटिंग एरिया था। श्रावणी वहां बैठकर इंतजार कर ही रही थी कि अचानक उसके पास एक सूट बूट पहने गार्ड आया। उसने देखते ही पहचान लिया कि यह उसकी फैमिली के गार्ड में से तो नहीं था, क्योंकि उसकी जेब पर उनकी फैमिली का बच नहीं था। वह एक बार को चौंकी, लेकिन जैसे ही जब गार्ड ने सामने फोन किया, उसका डर थोड़ा शांत हुआ। उसने फोन की तरफ देखा तो पाया कि किसी मास्टर का कॉल था। उसने अचंभित होकर गार्ड की तरफ देखा और उसे लगा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसने कहा, मैं आपको नहीं जानती, शायद आप किसी गलत इंसान के पास आ गए हैं। लेकिन वह गार्ड वहां से नहीं हिला। वह सिर्फ उस फोन को श्रावणी की ओर बढ़ते हुए इशारा करने लगा कि उसे फोन लेना चाहिए। श्रावणी ने हिचकिचाते हुए फोन हाथ में लिया और कान से लगाया, लेकिन जो उसे सामने से वह आवाज आई तो तुरंत पहचान गई है। यह तो उन अंकल की आवाज थी जो उसे अस्पताल में मिले थे और जिन्होंने उसे अपना कार्ड दिया था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते अंकल जी, आप ठीक है? सामने से ठाकुर वीर सिंह राठौड़ ने अपनी कठोर आवाज में, लेकिन थोड़ा सहज होते हुए कहा, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपके भाई कैसे हैं? तभी जाकर श्रावणी को यह याद आया कि इन अंकल जी ने कहा था कि वह इस अस्पताल के मालिक हैं और उसकी मदद करेंगे, तो क्या सच में इन्होंने ही डोनर ढूंढ कर दिया था? श्रावणी ने गहरी सांस लेकर उनसे पूछ लिया कि अंकल जी, क्या आप ही ने डोनर ढूंढने में हमारी मदद की? ठाकुर वीर सिंह राठौड़ बोले, हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बस तुम्हारा भाई ठीक तो है ना? श्रावणी का दिल भर आया। जब उसके खुद के घर वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो अचानक एक अजनबी फरिश्ता बनके उसकी जिंदगी में आया और उसके भाई की जान बचा ली।
उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सहज होते हुए कहा, अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कोई कभी मदद चाहिए तो आप बेझिझक मुझे बोल सकते हैं। आपने मेरी आज बहुत बड़ी मदद की है। आप जानते नहीं हैं मेरा भाई मेरे लिए क्या मायने रखता है। और डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, वह अब ठीक हो जाएगा। ठाकुर वीर सिंह मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर की शांति के बाद उन्होंने कहा, चलो अच्छा है, तुम्हारा भाई ठीक है, लेकिन सच में मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए तो है। श्रावणी खुश हुई। उसे लगा कि वह अब इन अच्छे अंकल जी की मदद कर पाएगी और उनका एहसान भी उतार पाएगी। उसने जल्दी से कहा, जी जी अंकल जी, आप बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। ठाकुर वीर सिंह ने कहा, अभी नहीं, फोन पर नहीं बात कर सकता। इस बारे में यह थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तुम पहले अपने भाई का ध्यान रखो और जब वह ठीक हो जाए तब मैं अपने गार्ड को बोल दूंगा, वो तुम्हें यहां ले आएगा। आमने सामने बात करना ही सही रहेगा। श्रावणी को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि ऐसी क्या बात है जो फोन पर नहीं हो सकती, लेकिन फिर उसने अपना सर हल्के से झटका सोचा। उन्होंने उसकी इतनी मदद की है तो वह उनसे एक बार जाकर मिल तो सकती ही है। आमने सामने जाकर धन्यवाद भी कर सकती है। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी अंकल जी, जैसे ही आरव को होश आ जाएगा और डॉक्टर कह देंगे वह बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। इतनी बात होने के बाद ठाकुर वीर सिंह ने फोन काट दिया। श्रावणी ने भी फोन गार्ड को वापस किया। गार्डन वापस चला गया और श्रावणी वहां बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। उसे हमेशा से ही पता था कि उसके घर के लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वे लोगों इस हद तक नफरत करते हैं कि उससे उसके भाई के ट्रीटमेंट की जानकारी भी साझा नहीं करेंगे। उसने एक गहरी सांस ली और कैंटीन की तरफ बढ़ गई। कुछ दिनों से वैसे भी उसने हल्का खाना ही खाया था और अब उसे खाने की ज्यादा जरूरत है ताकि वह फिजिकली और मेंटली हर चीज को बर्दाश्त कर सके। उसने कैंटीन से एक चाय और 2 बिस्कुट के पैकेट लेकर खाने लगी। सोचते सोचते कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। करीबन 1 घंटे बाद वह वार्ड की तरफ वापस गई। तभी अचानक से आरव के वार्ड के अंदर से एक नर्स बाहर आई और बोली, पेशेंट को होश आ गया है, आप लोग एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। श्रावणी ने खुशी के मारे उत्सुकता से कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी दादी सावित्री देवी ने उसे पीछे खींच लिया और कहा, कलमुही तू कहां जा रही है? मेरा बस चले तो तुझे मैं अपने पोते के आसपास भी ना भटकने दूं, लेकिन आरव तुझे पसंद करता है तो तुम आखिर में ही जा सकती है। पहले हम सब मिलेंगे उससे। श्रावणी के हाथ में दर्द हो रहा था जहां उसकी दादी ने कसकर पकड़ा था। उसने अपना सिर हिलाया। उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि वह आखिर में मिलने जाए, कम से कम वो उससे मिल तो सकती थी। वह साइड में खड़ी होकर इंतजार करने लगी। एक एक करके सब मिलने चले गए। काफी समय बीत गया। सब बहुत बहुत देर तक वही थे। श्रावणी चाहती थी कि वह आरव से जल्द मिल सके, लेकिन इंतजार के अलावा है कुछ नहीं कर सकती थी। जब उसकी बारी आई तो वह भारी कदमों से अंदर की तरफ बढ़ी। अपने भाई को उस बेड पर देखकर और उसके शरीर पर इतनी सारी वायरिंग लगे देखकर श्रावणी का दिल डूब गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने सोचा, हे शिव जी, आपने ऐसा क्यों किया? काश यह हादसा मेरे साथ हुआ होता, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती और मेरे परिवार वालों की परेशानी भी खत्म हो जाती। आरव श्रावणी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी थकावट भरी आवाज में कहा, अरे श्री, आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो। श्रावणी अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गई। जब तक वह वार्ड के अंदर नहीं आई थी तब तक उसे जल्दी थी, लेकिन अब जब वह वार्ड के अंदर है तो उसे पता ही नहीं चल रहा था कि बात क्या करे। आरव मुस्कुराया। उसने कहा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। तुम रोना बंद करो। तुम्हारी आंखों में अभी भी आंसू है क्या? तुम तब से रो ही रही हो। श्रावणी की हंसी छूट गई। उसने कहा, 2 दिन तक लगातार कौन रो सकता है, बस तुम्हें देखकर थोड़ा इमोशनल हो गई थी। अरुण ने भी खुश मिजाज भाव से कहा, अरे तुम 2 दिन की बात कर रही हो, मेरी श्री तो 3-4 दिन तक लगातार रो सकती है। यह उसका टैलेंट है। दोनों भाई बहन ऐसे ही मजाक मस्ती में बातें करने लगे
और आधा घंटा कब निकल गया पता नहीं चला। अब आरव को थकावट ज्यादा हो गई थी, तो उसे दवाई लेकर आराम करना था। इसीलिए श्रावणी उठकर बाहर आ गई। लेकिन बाहर आते ही उसे करण शर्मा दिखा, जो कहने में तो उसका भाई है, लेकिन भाई जैसी उसकी कोई हरकतें नहीं है। वह कामिनी की तरह श्रावणी से नफरत करता है। श्रावणी अभी कोई बहस नहीं चाहती थी। वह चुपचाप साइड से निकालकर जाने, लेकिन करण को यह ठीक नहीं लगा। उसने चलते चलते उसे ताना मारा। कहा, तुम ही हो हमारे घर में एक अपशगुनी। वैसे तो मैं इन सब बातों में नहीं मानता, लेकिन तुझे देखता हूं तो विश्वास हो जाता है। तुझे देखते ही सारा मूड खराब हो जाता है और दिन पूरा खराब जाता है। श्रावणी को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और आगे की तरफ बढ़ गई। जब उसने देख लिया था कि आरव बिल्कुल ठीक है और उसके परिवार वाले नहीं चाहते कि वह वहां रहे, तो उसने बाहर जाना ही सही समझा। फिर उसे अचानक से याद आया कि उन अंकल जी ने कहा था कि मैं उससे मिलने जाऊं। श्रावणी नीचे गई तो उसे लॉबी के सामने ही वह गार्ड फिर से दिख गया। उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो उस गार्ड के पास पहुंची, गार्ड चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्रावणी सामने से उसके पास आएगी। श्रावणी ने अपनी मधुर और सुरीली आवाज में कहा, भाई, क्या हम अब ठाकुर वीर सिंह से मिलने जा सकते हैं? अभी मेरा भाई बिल्कुल ठीक है और मेरे पास समय भी है। उस गार्ड ने एक बार सोचा, फिर अपना फोन निकालकर थोड़ा साइड हटकर किसी को कॉल किया। सामने से जवाब मिलते ही वह श्रावणी की तरफ मुड़ा और बोला, चलिए मैडम। श्रावणी चुपचाप पीछे पीछे चलती रही। वह गार्ड उसे एक चमचमाती मर्सिडीज की तरफ ले गया। श्रावणी चौंक गई। इतनी महंगी गाड़ी! गॉड ने उसके लिए दरवाजा खोला और श्रावणी चुपचाप अंदर बैठ गई। कुछ समय बाद ही वे लोग एक आलीशान महल जैसे घर के सामने थे। श्रावणी का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसे पता ही नहीं था कि वह बूढ़े अंकल जी इतने ज्यादा अमीर निकलेंगे। अब श्रावणी को हिचकिचाहट हो रही थी। उसके हाथों में पसीना आ गया, लेकिन फिर भी वह अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर से तो वह घर और भी आलीशान लग रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अंदर कदम रखे। वह दहलीज पर ही खड़ी थी। तभी उसने देखा, सामने से ठाकुर वीर सिंह आ रहे थे और वह उस दिन से बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे। आज वे बेशक अमीरों की वेशभूषा में थे। ठाकुर वीर सिंह ने जब देखा कि श्रावणी अंदर आने से हिचकिचा रही है, तो वही हम बाहर की तरह चले गए। उन्होंने श्रावणी से कहा, चलो बाहर गार्डन की तरफ, वहां बैठकर आराम से बात करते हैं। श्रावणी ने गहरी सांस ली और उनके पीछे चल दी। जानने के लिए सुनते रहिए माफिया का पिंजरा केज्ड बाय माफिया सिर्फ यूकी एफएम पर। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।